हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि कोरोना रिलेटेड जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं उसमें प्रत्येक छात्र को इन प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। उसके आगे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस का आपको टाइम टू टाइम और इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे ही आप वीडियो को ख़त्म करें देखकर, प्लीज़ अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि इम्प्रूवमेंट करने का कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल सके। वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से इधर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को भी आप मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा किया जा सके। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो क्लास 10th से चैप्टर जो अपना 7th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके पार्ट 3 के रूप में हम ले रहे हैं। और आज का पार्ट जो 3 है वो पर्टिकुलर ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको थोरोली ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस आदि के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आती हूँ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। इट इज़ वाइडेस्ट, ये बहुत बड़ा है, एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चूँकि हम बहुत पहले से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए 2 प्रकार के सिस्टम अवेलेबल है। नंबर 1 होता है नर्वस सिस्टम और नंबर 2 होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम भी अपने आप में 3 प्रकार में डिवाइड हो गया। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल बता दी थी। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत ही वाइडेस्ट है और ये बहुत अपर मोस्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, विच वेव्स 1.2 to 1.4 किलोग्राम। इसके वेट से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आपको वेट इसका याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन अप्रॉक्स 1.2 to 1.4 किलोग्राम का होता है एंड कंस्टिट्यूट 98% ऑफ द टोटल नर्वस सिस्टम। और जितना भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ह्यूमन ब्रेन और नर्व्स आती हैं। तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन के वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम जो होगा इसका 98% के अप्रॉक्स होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन इज द अपर मोस्ट एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड ऑफ ऑल एनिमल। अब हमने देखा कि प्लांट और एनिमल के कंपेयर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से देखें तो कौन एडवांस है, तो जनरली एनिमल्स ही एडवांस हैं। बट एनिमल्स में भी मोस्ट ऑफ एडवांस कौन है, तो मोस्ट ऑफ एडवांस है ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप का होता है। एनसेफेलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम को अंडरलाइन कीजिएगा। एनसेफेलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें पर्टिकुलर एक स्टूडेंट ब्रेन की स्टडी करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर की, वर्किंग की या उसके फंक्शंस की, तो वो बायो की ब्रांच कहलाती है एनसेफेलॉजी। द ब्रेन इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट। जो ये ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है फॉर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। तो हम सबसे पहले फॉर ब्रेन को लेकर अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितना भी ह्यूमन थिंक करता है, सोचता है, विचार बनाता है और तर्क करता है, या रीजनिंग जितनी भी होती है उसके अंदर, जितनी भी उसकी इंटेलिजेंस होती है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें उसके फॉर ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। यानी उसका फॉर ब्रेन मेजर थिंकिंग पार्ट है जो सोचने का कार्य करता है। फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स पाई जाती हैं। आपको पता है ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसके द्वारा अपने को स्मेल का पता लगता है। तो कहीं ना कहीं फॉर ब्रेन के अंदर वो एरिया अवेलेबल है, वो लोब अवेलेबल है जो हमें पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मेल डिटेक्ट करवाएंगी। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेरेब्रम, जो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है, फोल्ड्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसमें गायरी और सल्काई अवेलेबल होते हैं, उभार और मतलब एक तरीके से कहते हैं कि उभार और खांच अवेलेबल होती है, जिसके अंदर सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ स्पीच एंड सेंटर ऑफ क्या कहते हैं उसको, ब्रोका एरियाज, रिंकल्स एरियाज, काफ़ी एरियाज इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड जो इसका पोर्शन है वो है डायनसेफेलॉन, यानी कहीं ना कहीं पे फॉर ब्रेन का जो तीसरा पार्ट होता है वो डायनसेफेलॉन है। तो इस तरीके से आपको याद
रखना है कि फॉर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है ऑल्फैक्टरी लोब्स, नंबर 2 है सेरेब्रम और नंबर 3 है डायनसेफलॉन। ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर ह्यूमन ब्रेन के फॉर ब्रेन का निर्माण कर देती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रेन को एक सुपरफिशियल तरीके से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम फॉर ब्रेन को सुपरफिशियल तरीके से या ब्रेन को सुपरफिशियल तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये आपके इस तरीके का फ्लो चार्ट आपके सामने आएगा। सबसे पहले देखिए ब्रेन जो है, ब्रेन के हमने 3 पोर्शन किए, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के भी हमने आगे जाके पोर्शंस डिवाइड किए। नंबर 1 है सेरेब्रम, नंबर 2 है थैलेमस, नंबर 3 है हाइपोथैलेमस। उसके बाद में मिड ब्रेन का कोई भी हमने डाइवर्जन नहीं किया, उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, लेकिन फाइनली जब हम हिंड ब्रेन पे पहुंचे तो फिर हमने हिंड ब्रेन को डिफरेंशिएट किया 3 पार्ट्स में। नंबर 1 सेरेबेरम, सॉरी ये सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेकेंड है पॉन्स वेरोलाई, थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम फॉर ब्रेन में देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स का डायग्राम है। ब्रेन के अंदर ये येलो कलर का पार्ट जो आपको दिखा रखा है ये ऑल्फैक्टरी लोब है जो पर्टिकुलर स्मेल को डिटेक्ट करेंगी। दे आर अ पेयर ऑफ वाइडली सेपरेटेड क्लब शेप स्ट्रक्चर। ये क्लब शेप स्ट्रक्चर है, गुच्छे के रूप में प्रेजेंट रहता है ब्रेन में, विच अकर ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। ये पूरा पोर्शन तो है सेरेब्रम और इसके पीछे की तरफ अवेलेबल है आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स रिले सेंसेस ऑफ स्मेल रिसीव्ड फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हमारे जो नोज हैं, नेजल चैम्बर्स हैं, उनके अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है उस एपिथेलियम का नाम होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो जितने भी स्मेल के सेंस होंगे उनको रिसीव कौन करेगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम करेगी और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम अपने मैसेजेस को पास करेगी ऑल्फैक्टरी लोब्स को। तो एक तरीके से ऑल्फैक्टरी लोब्स उसके ऊपर कंट्रोल और कमांड करेंगी और रिसीव करके डिटेक्ट करेंगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्मेल कैसी आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं सेरेब्रम के ऊपर कि ऑल्फैक्टरी लोब्स के बाद में सेकंड जो पार्ट है फॉर ब्रेन का वो है सेरेब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो यही है, सेरेब्रम ही है। और लगभग ये कितना परसेंट होता है ब्रेन का? 80% होता है। इट हैज़ 2 क्लोजली प्लेस्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें 2 आपस में जुड़े हुए, हम ये कह सकते हैं कि सेरेब्रम को हम 2 अर्ध भागों में बांट सकते हैं और उन अर्ध भागों को, हाफ पार्ट्स को हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो दोनों अर्ध भाग हैं या आधे आधे भाग हैं ये आपस में अलग अलग रहते हैं। किसके द्वारा? सेरेब्रल फिशोर के द्वारा। सेरेब्रल फिशोर, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन का ये सेरेब्रम है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके 2 हाफ पार्ट्स बन गए। तो ये जो बीच में ये जो लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है वो लाइन ही क्या कहलाएगी? सेरेब्रल फिशोर कहलाएगी, जिसके कारण सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ये पिक्चोरियल आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया ह्यूमन ब्रेन का। तो ह्यूमन ब्रेन में देखिए ये जो मेजर 80% पोर्शन है वो तो है सेरेब्रम। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ये अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ब्रेन स्टेम के ऊपर जनरली क्वेश्चन पुटअप हो जाता है 2 मार्क और 3 मार्क का कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, या ब्रेन स्टेम के संगठक पार्ट कौन से हैं। तो आपको नाम याद रखना है। नंबर 1 मिड ब्रेन, नंबर 2 पॉन्स, नंबर 3 मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका ब्रेन स्टेम बनाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं थैलेमस की, जो खुद एक फॉर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद में हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी से कहीं ना कहीं पे अटैच रहता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करने का काम करता है। और जो थर्ड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखा रखी है यहाँ पे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में मेजर है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको सेरेबेलम दिखा रखा है, जो हमारे इक्विलिब्रियम और ये कह सकते हैं कि बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। हमारा जो भी मतलब एक तरीके से स्टैटिक रहने का वर्क है, या जैसे कि हम एक स्ट्रेट ड्राइविंग कर रहे हैं, स्ट्रेट चल रहे हैं, तो जो बॉडी बैलेंस है, बॉडी पोस्चर है, वो सारा किसके कंट्रोल किया जाएगा? सेरेबेलम के थ्रू। नेक्स्ट उसके बाद में है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है कि सारा का ज़्यादा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं पे हमारे वर्टिब्रल कॉलमन को प्रोटेक्ट करता है। सॉरी, वर्टिब्रल जो कॉलमन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड कहीं ना कहीं पे हमारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही सेकंड पार्ट है, जो हम आगे जाके लेटर वीडियोस जो बनाएंगे उन वीडियोस में आपके साथ में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर द अटैच इंफीरियरली। ये आपस में नीचे से जुड़े हुए रहते हैं बाय ए थिक नर्व बैंड कार्पस कैलोसम। तो यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर आपसे बात की कि सबसे पहले जो बात बताई आपको वो ये बताई कि हमारा जो फॉर ब्रेन
ब्रेन है उसके अंदर मेजर 80% जो पोर्शन है वो है सेरेब्रम का। ये सेरेब्रम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं सेरेब्रल फिशोर से, और उसके बाद में हमने बात की कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये नीचे की तरफ आपस में एक थिक नर्व बैंड से जुड़े हुए होते हैं। उस नर्व बैंड का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। देयर इज अ थिक आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब क्या होता है बच्चों की, ये जो सेरेब्रम है उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर करके 2 पोर्शंस अवेलेबल होते हैं। जो ग्रे मैटर है यानी ये कलर के बेस पे है, एक जगह ब्रेन में जो कलर शो होता है वो ग्रे कलर शो होता है और एक जगह जो ब्रेन में कलर शो होता है वो व्हाइट कलर शो होता है। तो ग्रे कलर जो शो होगा उसको हम कहेंगे ग्रे मैटर और जो व्हाइट कलर शो होगा उसको हम कहेंगे व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनर टू इट इज द सेरेब्रल मेडुला विच इज द व्हाइट मैटर, और इसके अंदर की तरफ जब जाएंगे तो वो हो जाएगा मेडुला, और ये मेडुला जो होगा वो व्हाइट कलर का शो होगा, इसलिए ये कहलाएगा व्हाइट मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन अप इनटू फोल्ड्स। हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम इसका डिसेक्शन लेकर देखें ब्रेन का, ह्यूमन मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है, फोल्ड्स अवेलेबल हैं। तो वो फोल्ड्स एक्चुअल में क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं। द इलेवेशन आर कॉल्ड गायरी। जब ये उभार जो होते हैं, एलिवेशन का मतलब होता है उभार, ऊपर की तरफ जाना, तो ये जब हमने फोल्ड बनाए तो कुछ फोल्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उनका नाम हो जाएगा गायरी, GYRI गायरी। और जब ये फोल्ड नीचे आएंगे तो उनको हम कहेंगे डिप्रेशंस, यानी नीचे की तरफ जाना, और ये डिप्रेशंस क्या कहलाएंगे, सल्काई। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर गायरी और सल्काई अवेलेबल होते हैं। गायरी क्या होते हैं, उभार, और सल्काई क्या होते हैं, नीचे की तरफ आने वाले डिप्रेशंस। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। हर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है हमारा वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं लोब्स की, कि भाई हमारे में बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर लोब्स कौन सी है। तो जो पहली लोब है वो है फ्रंटल लोब। दे आर इन फ्रंट रीजन। ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, हमारे ब्रेन के अपर मोस्ट पार्ट में। सपोज दैट ये ब्रेन है ह्यूमन का, तो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आपकी लोब्स कौन सी होगी, फ्रंटल लोब्स। दीज आर सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, मतलब हमारा जो बॉडी का इंटेलिजेंस, हमारे ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है, वो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। दे कंट्रोल बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। दोनों प्रकार के ही मोमेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे, ये मूवमेंट है, मिसप्रिंटिंग है, मूवमेंट्स। तो जितने प्रकार के मूवमेंट है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, इन सबको कंट्रोल करने का वर्क करेगा फ्रंटल लोब। ब्रोकाज मोटर एरियाज ऑफ स्पीच अकर्स इन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिशन्स का कि ब्रोकाज मोटर एरिया या बोलने का जो ब्रोकाज मोटर एरिया जो है, जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में फ्रंटल लोब दिखे तो फ्रंटल लोब पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ऑप्शन के अंदर सेरेब्रम दिखाई दे तो सेरेब्रम पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ऑप्शन के अंदर फॉर ब्रेन दिखे तो फॉर ब्रेन, और ब्रेन तो आपका आना ही आना है। तो ये याद रखिए कि स्पीच के लिए जो एरियाज अवेलेबल होते हैं, एरियाज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका नाम होता है ब्रोका मोटर एरिया। नेक्स्ट सेकंड जो लोब है वो है पैराइटल लोब्स। दे आर सिचुएटेड इन द मिड अपर एरिया। पैराइटल लोब दे हैव सेंटर फॉर टेस्ट, क्यूटिनेशियस सेंसेस, सेंसेशन ऑफ पेन, टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे बात करें पैराइटल लोब्स की। तो पैराइटल लोब्स क्या होती हैं बच्चों, ये मिड अपर एरिया यानी बीच वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर सेंटर पाए जाते हैं टेस्ट के, जितना भी स्वाद अपने को पता लगता है, और क्यूटिनेशियस सेंसेस यानी जो त्वचा के ऊपर जो सेंसेशंस आते हैं। तो त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर जब सेंसेशंस आते हैं तो वो सेंसेशंस कहलाते हैं क्यूटिनेशियस सेंसेशन। और वो सेंसेशन कौन से होते हैं, जैसे कि दर्द का सेंसेशन है, टच का सेंसेशन है, प्रेशर का सेंसेशन है, टेम्परेचर का सेंसेशन है। तो इस तरीके से ये सेंसेशंस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आइए टेम्पोरल लोब्स। दे लाई ऑन द लेटरल साइड। लेटरल का मतलब बाजू में, साइड में। तो ब्रेन के जो दोनों साइड्स हैं, तो दोनों साइड्स में ये अवेलेबल होंगे टेम्पोरल लोब, कान के आसपास। दे कंट्रोल हियरिंग। ये हियरिंग सुनने को कंट्रोल करेंगी। स्मेल, सुगंध को कंट्रोल करेंगे। रिकॉल ऑफ ऑडियो विजुअल इवेंट्स, जितना भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सबको रिकॉल, सोच कर रखने का काम आपके टेम्पोरल लोब्स करेंगी। फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब्स। दे अकर इन हाइंडर पार्ट। पीछे वाला जो पार्ट है, आपको ये देखिए मैंने एक डायग्राम आपको शो किया, इससे आपको वेरियस टाइप की जो लोब्स हैं उनके लोकेशंस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम देखें ऑक्सीपिटल लोब जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, तो ये ब्रेन का फ्रंट एरिया है और ये पीछे वाला एरिया है पोस्टीरियर। तो ये इंफीरियर प्रेजेंट होती है, हाइंडर पार्ट में प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल लोब, जो विजुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। नेक्स्ट पैराइटल लोब की अभी हमने बात की थी। पैराइटल लोब्स क्या है, पैराइटल लोब थोड़ी सी बीच में अवेलेबल है और टच, स्मेल और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रंटल लोब बिल्कुल आगे हैं, थिंकिंग, प्लानिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टेम्पोरल जो है वो लैटरल कंडीशंस में अवेलेबल है और ये मेमोरीज के लिए या हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव सेंटर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब पता लगाना। ये किसका पता लगाती हैं, साइट का, मतलब विजुअल एक्टिविटीज जो होंगी वो ऑक्सीपिटल लोब्स की वजह से होंगी। एट एरिया प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसा एरिया जो
किसके जंक्शन पे अवेलेबल है? टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब्स के ऊपर। वो जो सेंटर और वो जो एरिया है वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आपके वोकेबलरी, कि आपके वोकैब कैसी है, आप कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कैसे आपके वर्ण विचार आ रहे हैं, कैसे शब्द विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, ये सब पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन है वो हो जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। और ये जो स्पीच और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो रिलेटेड है वर्निकेज एरिया से। किसे है? नाम वापस से देख लीजिए आप, वर्निकेज एरिया। तो वर्निक्स एरिया जो है वो आपका कंट्रोल करता है, वर्निक्स एरिया आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशंस को और आपके जितने भी इंटेलिजेंस टाइप के जो भी हैं, बोलने की जो है स्पीचेज हैं उनको। मेमोरी, रीजनिंग एंड इमोशंस आर आल्सो लोकेटेड इन मैनी प्लेसेस। इसके अंदर ये भी प्लेसेस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं फॉरब्रेन का अदर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डायनसेफेलॉन। इट लाइज ऑन इंफीरियर साइड ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के पीछे की तरफ अवेलेबल रहता है। इट हैज एपिथैलेमस, इसके अंदर एपिथैलेमस होता है कहाँ पर? इसकी छत के ऊपर। थैलेमाई होता है साइड में, और हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? फ्लोर पे, यानी इसके धरातल के ऊपर। यहाँ पर हमने बात की है एरियाज की, तो ये आपको दिख रहा है वर्निक्स एरिया, जहाँ पे पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। वापस से देखिए डायग्राम से आपको एज इट इज क्लियर हो रहा है। आपको बिल्कुल लर्न करने की, रटने की, या हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर और कुछ भी ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंसेप्ट मेकिंग करनी है, और कंसेप्ट मेकिंग बायो के अंदर थोरोली डायग्राम्स के थ्रू हो जाती है। तो ये देखिए डायग्राम क्या कहना चाह रहा है कि पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये तीनों जहाँ पे जंक्शन बना रही है, उस जंक्शन पे ब्लू कलर का एरिया आपको शो हो रहा है, वो है वर्निकेज एरिया। और ये वर्निकेज एरिया लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए बिल्कुल ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ब्रोका एरियाज की बात की जाए तो ब्रोका एरिया आपके फ्रंटल लोब में है, और ये ब्रोका एरियाज जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके स्पीच से। तो इस तरीके से मैंने दो एरियाज आपको बताए, लोब्स के बारे में आपको डायग्राम दिए। आप डायग्राम बनाने हो आपको नोट्स के अंदर तो वीडियो को पॉज करके टाइम टू टाइम ये डायग्राम आप नोट डाउन करते जाइए। अ नैरो कैविटी कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल अकर इन डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। हमने वेंट्रिकल 6th चैप्टर में ह्यूमन हार्ट में पढ़े थे। ये वो वेंट्रिकल नहीं है, ये अलग वेंट्रिकल है जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल जो प्रेजेंट है वो डायसेफेलॉन में है। एपिथैलेमस बियर्स पीनियल बॉडी, एपिथैलेमस जो भी हमने बात की उसके ऊपर पीनियल बॉडी पाई जाती है। ये पीनियल बॉडी वही पीनियल बॉडी है जो हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जो हमारी बॉडी का 24 आवर का सर्काडियन रिदम होता है, हमारे 24 घंटे की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम हमारे शरीर में पीनियल बॉडी का होता है। इसीलिए ये हमारे शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, और ये प्रेजेंट होती है हमारे डायसेफेलॉन के एपिथैलेमस पोर्शन में। हाइपोथैलेमस इज द रीजन विच डिटरमाइंस द हंगर एंड द फुलनेस। आपका पेट कब भूखा है, कब फुल है, कब भरा हुआ है, इस चीज़ के बारे में आपको जो मैसेज देगा, जो आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा, आपके साथ में सर्कुलेट करेगा, वो होगा आपका हाइपोथैलेमस। इट आल्सो हैज़ अ सेंटर ऑफ थ्रस्ट। इसके अंदर प्यास का, थकान का, सोने का, पसीने निकलने का, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के, इमोशंस के, सबके सेंटर अवेलेबल होंगे हाइपोथैलेमस में। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, इसीलिए ये हेडमास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। इट इज़ अ स्मॉल एरिया हैविंग 4 स्वेलिंग्स। बहुत ही छोटा एरिया है जिसके अंदर 4 उभार पाए जाते हैं। स्वेलिंग्स का मतलब उभार, और इन उभारों का नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ से ये प्रश्न उठ जाता है कि ह्यूमन ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है कि ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। द 2 सुपीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हैव सेंटर फॉर साइट। अब देखिए इनकी लोकेशन इस तरीके से हो सकती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ये जो 2 अपर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे साइट के लिए। साइट का मतलब देखना, किसी भी चीज़ को विजुअल करना, विजुअलाइज करना। तो ये तो आपके साइट रिफ्लेक्सेस के बारे में कंट्रोल करेंगे। और जो 2 इंफीरियर हैं नीचे वाले, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपके सेंटर हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के। ऑडिटरी का मतलब सुनना, तो देखने और सुनने के जो सेंटर हैं वो मिड ब्रेन में जाएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं हिंड ब्रेन के ऊपर। इट इज़ द पोस्टेरियर इनवॉल्यूंटरी पार्ट, पीछे का इनवॉल्यूंटरी पार्ट है जिसके ऊपर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। इट हैज़ 3 पार्ट, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। इसके 3 पोर्शन है, सेरेबेलम में, पोन्स है, मेडुला है। एक एक बात में ईच हम देखते हैं, एवरी एंड ईच उसको टॉपिक को। तो सेरेबेलम पे ऊपर जब हम आते हैं, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। सबसे बड़ा पार्ट तो था सेरेब्रम, और अब दूसरा पार्ट है सेरेबेलम। तो सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो सेरेब्रम बोलना है, उसके बाद में आपको लार्जेस्ट पूछा जाए तो सेरेबेलम बोलना है। तो सेरेबेलम में आते हैं, आपको फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना
है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 12.5% ऑफ द टोटल। पूरे ब्रेन का ये कितना वॉल्यूम होगा, 12.5% होगा। इट मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये आपके बॉडी के अंदर साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम की हिंदी होती है साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब एक जैसी स्थिति, स्टेबल कंडीशन, आपकी बॉडी को स्टेबल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में सेटअप करने का काम कौन करेगा, सेरेबेलम। और आपकी बॉडी का पोस्चर जो बनाएगा, आप कैसे बैठे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उसको भी मेंटेन करने का काम आपका हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम करेगा। नेक्स्ट आता है पॉन्स, जिसका दूसरा नाम है पॉन्स वेरोली। ये पॉन्स वेरोली जो होता है, इट कनेक्ट द सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम। ये तीनों चीज़ों को जोड़ देता है। तीनों जो आपकी चीज़ें हैं जैसे कि सेरेबेलम है, सेरेब्रम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तीनों को कनेक्ट करने का काम करेगा पॉन्स वेरोली। इट एक्ट एज रिले सेंटर, ये रिले सेंटर की तरफ वर्क करेगा। किस के बीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बीच में। इट आल्सो हैव न्यूमोटैक्सिक एरिया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक एरियाज पाए जाते हैं। और वो न्यूमोटैक्सिक एरिया किसको कंट्रोल करते हैं, आपके रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा काम आपका जाएगा पॉन्स वेरोलाई में। थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज़ द हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे पीछे वाला ब्रेन का पोर्शन है विच लाइज बिलो सेरेबेलम, जो किसके नीचे होता है, सेरेबेलम के नीचे होता है। इट कंटिन्यू बिहाइंड इट टू स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल पीछे की तरफ जुड़ जाता है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। इट हैज फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। अभी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के वेंट्रिकल, एक तो थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल तो था डेंसेफेलोन में, फोर्थ वेंट्रिकल आ गया आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये वेंट्रिकल्स आपको याद रखना है, ये वेंट्रिकल हार्ट वेंट्रिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। इट कंट्रोल मैनी इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ये बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा जिसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता। मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे एग्रीगेट किए हैं। पहला एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बीपी, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, स्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू नापा जाता है। दो प्रकार से होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर इनको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने का काम होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा का। नेक्स्ट उसके बाद में सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्वेलोविंग। स्वेलोविंग का मतलब होता है निगलना, डिग्लूटिशन करना, भोजन को निगलना है तो उसके लिए भी जो सेंटर अवेलेबल होंगे वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होंगे। वॉमिटिंग, उल्टी आना, ये भी इसके थ्रू कंट्रोल होगी। सैलिवेशन, लार का आना, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ द ब्रीथिंग, अगर आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन को कंट्रोल करना है तो भी सेंटर कहाँ पर अवेलेबल होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड फोर्थ है कार्डियक सेंटर फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। जैसे पर्टिकुलर जो एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसके अंदर पर मिनट 72 हार्ट बीट होती है, बट कम करना, ज़्यादा करना, ये सब कार्य किसके होते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार में पूछी जाती है कि जैसे पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है एंड मिड ब्रेन है। तो 3 पोर्शंस के आपको नाम याद करने हैं। नंबर 1 पॉन्स, नंबर 2 मेडुला ऑब्लोंगेटा, नंबर 3 मिड ब्रेन। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका ब्रेन स्टेम बनाती हैं। और जो ब्रेन स्टेम बनाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी कॉम्पिटिशन जैसे कि पुलिस है, पटवार भर्ती है, या फिर आपके 11th-12th के बारे में बात की जाती है, या नीट के बारे में बात की जाती है, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की जाती है, जहाँ पर भी जनरल साइंस करके क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जनरली पुट किए जाते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या है, कैसे बनता है। तो ब्रेन स्टेम 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। नंबर 1 पॉन्स, नंबर 2 मेडुला ऑब्लोंगेटा, नंबर 3 मिड ब्रेन। इन तीनों को जोड़ने से आपका बन जाएगा ब्रेन स्टेम। मैंने डायग्राम के थ्रू आपके सामने इसको क्लियर किया है। ये ब्रेन स्टेम है जिसके अंदर ये मिड ब्रेन अपना पोर्शन दे रहा है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इन तीनों को चीज़ों को मिलाकर आपका बन गया ब्रेन स्टेम, जिसके ऊपर ब्रेन का पूरा आधार टिका हुआ है। नेक्स्ट उसका है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और शेयर कीजिएगा तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।